स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम उस कहानी की गहराई में उतरेंगे जिसका जिक्र हमारे दस्तावेजी स्रोतों में बहुत ही विस्तार से किया गया है। बात हो रही है बंगाल की शीर्ष सत्ता के नाटकीय उदय और वहां की जटिल शासन प्रणाली की। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विषय में एंट्री लेते हैं। तो सबसे पहले उस माहौल की कल्पना करते हैं जिसका वर्णन सोर्सेज में किया गया है। दिन था 20 मई 2011 और जगह थी कोलकाता का राजभवन। गर्मी इस कदर थी कि एकदम दम घुटने लगे, लेकिन फिर भी बाहर मीलों तक भीड़ का एक लंबा समुद्र फैला था। ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एक उस शख्सियत का इंतजार कर रहे थे जो सफ़ेद साड़ी और साधारण सी रबर की हवाई चप्पल पहने मंच पर आने वाली थी। ये बिल्कुल भी कोई आम दिन नहीं था। चलिए आते हैं पहले भाग पर, एक राजनीतिक राज्याभिषेक और लाल किले को ध्वस्त करना। दस्तावेजी स्रोतों में उठाया गया सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कम आमदनी वाले परिवार की एक छात्रा ने एक ऐसे 34 साल पुराने राजनीतिक ढांचे को कैसे उखाड़ फेंका जो बिल्कुल अटूट लगता था। स्रोत इस जीत को सिर्फ एक इलेक्शन नहीं बल्कि एक राज्याभिषेक बताते हैं। एक ऐसी जीत जिसने शासन की लंबी खामोशी को ऐसी दहाड़ के साथ तोड़ा जिसकी गूंज कलीघाट की बस्तियों से लेकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों तक सुनी गई। बचपन की तंगहाली से शुरू होकर एक जटिल राज्य की सबसे बड़ी ताकत बनने तक का ये सफर सच में काफी दिलचस्प है। और यहाँ एक और बड़ा मिस्ट्री सामने आता है जिसका हम आज बिल्कुल निष्पक्ष होकर विश्लेषण करेंगे। क्या इस सत्ता परिवर्तन ने जनता को एक रॉबिनहुड जैसा मसीहा दिया, या फिर एक ऐसी पैरेलल गवर्नमेंट यानी समानांतर सरकार का जन्म हुआ जहां सिर्फ एक ही इंसान का शब्द अंतिम कानून बन गया? आइए देखते हैं दूसरा भाग, बगावत की जड़ें, गरीबी से राजनीति तक। सोर्सेज एक बहुत ही क्लियर टाइमलाइन दिखाते हैं। शुरुआत होती है 1955 में एक आम से कम आमदनी वाले परिवार में जन्म और पिता के जल्दी गुजर जाने से। फिर आता है सड़कों पर संघर्ष का वो दौर जहां एक बार तो विरोध जताने के लिए सीधे गाड़ी के हुड पर चढ़ने जैसे फियर्स कदम उठाया गया। वहां से निकलकर 1998 में एक स्वतंत्र संगठन यानी तृणमूल कांग्रेस का बनना। फिर आता है 2011 का वो ऐतिहासिक राज्य अभिषेक जिसका हमने अभी जिक्र किया, और उसके बाद 2021 का वो बेहद इंटेंस खेला होबे चुनाव जो सीधे केंद्रीय ताकत के खिलाफ लड़ा गया था। स्रोतों के मुताबिक ये सारी कड़ियां एक दूसरे से बहुत ही मजबूती से जुड़ी हुई हैं। बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, किले की घेराबंदी, रणनीतियां और मोर्चे। डॉक्यूमेंट्री बताती है कि 1990 के दशक के आते आते स्थितियां तेजी से बदल चुकी थीं। जब ये समझ आ गया कि अब अपना खुद का एक आउटफिट होना कितना जरूरी है, तब पॉलिटिक्स को किसी हाई लेवल मिलिट्री ऑपरेशन की तरह चलाया जाने लगा। यहाँ स्रोत बताते हैं कि टारगेट्स को बिल्कुल सैन्य ऑपरेशन खुकरी की तरह मैप किया गया। सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों के साथ बिल्कुल आगे आकर मोर्चा संभालना, और फिर एक कड़ी 26 दिन की भूख हड़ताल। सोचिए, 26 दिन का कठिन संघर्ष। इसने न सिर्फ पूरे देश का ध्यान खींचा बल्कि लोगों को यकीन दिला दिया कि उनके सामने एक नया मसीहा खड़ा है। तो इस पूरी शासन शैली का सबसे खास हिस्सा क्या है? टेक्स्ट में इसे माँ, माती, मनुष्य के नाम से सीधे तौर पर परिभाषित किया गया है। इस फिलॉसफी ने पारंपरिक सरकारी अफसरशाही की जगह जनता से सीधे जुड़ाव को सबसे ऊपर रखा। जब लोगों को लगा कि सिस्टम फेल हो रहा है, तब इस लीडरशिप ने खुद को साफ पानी और भोजन देने वाले प्रबंधक के रूप में स्थापित कर लिया। आइए देखते हैं चौथा भाग, समानांतर सरकार यानी सत्ता के दो पहलू। 2011 में बागडोर संभालने के बाद एक ऐसी स्थिति बन गई जिसे दस्तावेज एक समानांतर सरकार का नाम देते हैं। यहाँ स्रोतों की निष्पक्षता सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने दो बिल्कुल विपरीत छवियों को बिना किसी पक्षपात के सामने रखा है। एक तरफ है रॉबिनहुड मसीहा वाली इमेज, हमेशा हंसती हुई, खुले दिल वाली और बड़ी बड़ी सोशल स्कीम्स के जरिए जनता से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने वाली, और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ एक अनडिस्प्यूटेड बॉस की छवि, एक कॉर्पोरेट स्टाइल सिंडिकेट जिसका दबदबा बॉलीवुड, बिल्डर्स और पुलिस हर जगह बताया गया और जिस पर भ्रष्टाचार की काली छाया के आरोप भी लगे। ध्यान दीजिएगा, स्रोत इसे बिल्कुल इसी तरह बयां करते हैं, एक ऐसी राजनीतिक समानांतर सरकार जहां उनका शब्द दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक अंतिम कानून बन गया। डॉक्यूमेंट्री का ये सीधा हवाला उन तीव्र ताकत के समीकरणों को उजागर करता है जहां ये दावा किया गया है कि शायद परंपरागत कानून पूरे स्टेट में सिर्फ और सिर्फ कागज तक सीमित कर रह गया था। और अब आखिरी भाग, दीदी फॉर्मूला, विरासत और आने वाला कल। हमारे स्रोतों ने इस पूरे सफर
और लंबे समय तक चलने वाले इस शासन मॉडल का निचोड़ एक खास दीदी फॉर्मूला के रूप में निकाला है। अगर इस स्ट्रैटेजी को संक्षेप में समझें तो इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, सड़क स्तर पर वफादारी को पूरी तरह भूनना और बदले में एब्सोल्यूट सुरक्षा की मांग करना। दूसरा, सोशल वेलफेयर स्कीम्स के सहारे एक मिसया वाली फ्रेंडली छवि पेश करना ताकि जनता की सहानुभूति मिलती रहे। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, राज्य के पूरे तंत्र पर अपना एक अनडिस्प्यूटेड आदेश स्थापित करना। ये एक ऐसे टैक्टिकल दिमाग और कभी हार न मानने वाले एटीट्यूड का कमाल था जिसने छठी क्लास के एक आम संघर्ष को दशकों तक चलने वाले शासन में तब्दील कर दिया। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले चलिए इस आखिरी और थोड़े प्रोवोकेटिव सवाल पर गौर करते हैं जो सीधा हमारे स्रोतों के निष्कर्ष से निकल कर आता है। एक ऐसा सवाल जो नेशनल पॉलिटिक्स के फ्यूचर को लेकर काफी गहरे निशान छोड़ता है। क्या सच में यही दीदी फॉर्मूला आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा? ये जरूर सोचने वाली बात है। इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।